कर दिया गया। तो 1799 में मैसूर को जीत चुके थे। आप कहेंगे हाँ जी भैया। दूसरी घटना क्या है, अभी मैंने एक नाम लिया था नाना फडणवीस। तो मैंने आपसे कहा था नाना फडणवीस मराठों को बहुत जोड़ के रखते थे। और नाना फडणवीस के साथ में एक व्यक्ति थे महादजी सिंधिया, वो भी मराठों के एकीकरण के लिए एक कारक माने जाते हैं कि महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दोनों ने मराठों को बहुत शक्ति प्रदान की। लेकिन ये तीन घटनाएं क्या है, 1795 में तो महादजी सिंधिया की डेथ हुई। महादजी सिंधिया की डेथ कब हुई, महादजी सिंधिया की डेथ हुई आपका 1795 में, 1795 में। इसके बाद में 1799 में अंग्रेज मैसूर को जीत चुके हैं। तीसरी घटना है सन 1800 में नाना फडणवीस की डेथ हो गई। तो एक तो दो उनके लीडर जो थे मराठाओं के वो नहीं रहे, एक आपका जो प्रतिद्वंदी था अंग्रेजों का मैसूर को, वो फाइनली टेक ओवर कर चुके थे। तो अंग्रेज अब तक जो प्रॉमिस इनको कर रहे थे, अब तो अंग्रेजों की पूरी नजर किसके ऊपर आ गई, ये मराठाओं से वापस। तो 20 वर्षों तक लगभग शांत रहे। 20 वर्षों तक शांत रहने के बाद में अंग्रेजों ने फिर से खुरापात शुरू की। यहां पर वापस लेकर चलेंगे हम आपको, कहां पर, यहां पर देखिए 1772 की स्थिति आपको क्लियर है। रघुनाथ राव चाहते थे, जिसकी वजह से, इनकी चाहत की वजह से ही पहला अंगल मराठा युद्ध हुआ। ठीक है, और इनके अंगल मराठा युद्ध होने के बाद में आपका फिर पेशवा चलते रहे। माधव राव द्वितीय क्या रहे, पेशवा रहे। और माधव राव द्वितीय के बाद में जो पेशवा बनते हैं उनका नाम आता है आपका, इनके बाद में जो पेशवा बने उनका नाम था 1796 में, 1796 में बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। कौन बने, बाजीराव। वहीं बता देते हैं, यहां पे लिखना। सबसे पहले पृष्ठभूमि शुरू करेंगे, क्या बोलेंगे, सेकंड अंगल मराठा युद्ध। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना भैया। अपना प्रयास यही है कि आपको सिर्फ डेट वगैरह ऐसे नहीं कि जैसे पढ़ते हैं ना लगातार डेट्स पढ़ा दो, ये तब हुआ वो हुआ, आपको कारण भी पता होने चाहिए कि क्या कारण थे, उस समय की स्थितियां क्या थी। और मैं उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे से उनको समझते हो। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक हुआ भैया, ये हुआ था आपका आपका 1803 से 1805। कई बार इसका वर्णन जो है वो 1806 भी मिलता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1803 से 1805 क्या हुआ इसमें, घटनाएं घटी। कुछ घटनाएं कौन कौन सी हैं, उन घटनाओं में एक प्रमुख घटना आती है आपकी 1796 में, 1796 में, 1796 में बाजीराव, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड पेशवा बना, पेशवा बना ना, इस घटना को पेशवा बना। यानी कि बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड became a पेशवा, became a पेशवा in 1796, in 1796। अब ये बाजीराव द्वितीय दरअसल में था कौन, ये समझिए। तो बाजीराव द्वितीय जो था, ये आपका पहली बात तो राघोबा का पुत्र है। यानी जो राघोबा खुद को एक पेशवा की तरह देखना चाहता था, वह खुद तो अपने सपनों को सफल नहीं कर पाया, लेकिन अपने बेटे को उसने पेशवा बना लिया, बेटे को उसने पेशवा बना लिया। अब कुछ पुरानी घटनाओं पर जिक्र करेंगे। ठीक है, पुरानी घटनाएं क्या हैं आपका, एक तो इस समय पर डेथ किसकी हुई, क्या बताया था मैंने आपका, 1795 में, 1795 में महादजी सिंधिया की डेथ हुई। महादजी सिंधिया ये समझा के रखते थे मराठाओं को, बड़ा सम्मान था इनका। इसके बाद में दूसरे इनके जो सम्मान्य व्यक्ति थे वो थे आपका 1799 घटना, उससे पहले जाने, मैसूर पर नियंत्रण हो गया था अंग्रेजों का, मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1800 में नाना फडणवीस की डेथ हो गई, नाना फडणवीस की डेथ, मराठा एकदम से बिखर गए। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि सन 1801 में आपका जो वेलेजली आया, तो उस वेलेजली ने क्या किया था आपका, सहायक संधि के तहत आपका एक तो निज़ाम को अपने 1798 में निज़ाम को अपने कंट्रोल में कर लिया, और अवध को यानी कि अगर हम बात करें आपका 1798 में एक घटना हुई थी, निज़ाम पर किसका नियंत्रण हो गया था, निज़ाम, निज़ाम से हो गई थी आपका
सब्सिडरी ट्रीटी, सहायक संधि वेलेस्ली की। ओके। और एक घटना 1801 में क्या हुआ, 1801 में अवध के साथ में भी क्या कर ली, सहायक संधि कर ली गई। तो मराठाओं के जो आसपास के क्षेत्र थे वो सारे घिर चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और सबसे मेजर घटना थी इसमें नाना फडणवीस की डेथ। नाना फडणवीस, एक बार थम्सअप करना, मैंने कहा था नाना फडणवीस की डेथ के बाद में मराठा सेपरेट हो गए। तो मैं उनमें से कुछ परिवारों के नाम जानना चाहूंगा, कुछ वंशों के नाम जानना चाहूंगा, आप उनमें से किन को जानते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे ही नाना फडणवीस की डेथ हुई तो आपका नागपुर में कौन सा परिवार सेपरेट हो गया था, तो नागपुर में आपका भोसले परिवार था। याद है भाई साहब, थम्सअप करना, आप कहेंगे हाँ हमने आपको बताया था। हमने कहा था बड़ौदा में गायकवाड़ परिवार, बड़ौदा में गायकवाड़ गायकवाड़ परिवार था आपका। और तीसरा आपका इंदौर में कौन थे, इंदौर में आपका होलकर फैमिली एकदम से सेपरेट हो गई, होलकर। और चौथा आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे सिंधिया। सिंधिया कहाँ थे आपका, ग्वालियर में। कहाँ थे, ग्वालियर में। ग्वालियर में सिंधिया सेपरेट हो गए थे, ग्वालियर में आपका सिंधिया सेपरेट हो गए थे। और पेशवा कहाँ रहे थे, पेशवा रहे थे आपका पूना में। तो ये शक्तियां जो हैं वो बिखर गईं और इसी का अंग्रेजों ने फायदा उठाया। और अंग्रेजों ने जब यहाँ की स्थितियों को एनालिसिस किया तो अंग्रेजों ने कहा कि उस पहली संधियों का या जो पहले आंग्ल मराठा युद्ध का बदला लेने का अब समय आ चुका है। मैसूर से भी अब हम शांत हो चुके हैं, आसपास के इलाके भी हमने अब आपका कब्जा लिए हैं और मराठा क्या है अब सेपरेट भी हो गए हैं। अब उस तरह से उनकी यूनिटरी पावर नहीं है, एक एक व्यवस्था या बोले एक शक्ति के केंद्र में वो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि इस बाजीराव द्वितीय को भड़काया। बाजीराव द्वितीय कौन है, पेशवा। पेशवा कहाँ थे, पूना में। तो ये क्या करते हैं, इस बाजीराव द्वितीय को भड़काते हैं कि तुम एक काम करो ना यार, इन होलकरों को तुम पराजित कर लो ना, इन होलकरों को तुम पराजित करो। तो ऐसा इस तरह का इनका पत्राचार हुआ और आपसी संघर्ष इनके बीच में था ही। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पर होलकर, इंदौर में जो थे वहां के राजा थे जसवंत राव होलकर। कौन थे इंदौर के राजा इस समय, जसवंत राव होलकर। और जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या करा दी। अब इससे तो जसवंत राव होलकर को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, होलकर फैमिली को। तो होलकर फैमिली ने कहा कि हम इस हत्या का बदला जरूर लेंगे और होलकर फैमिली ने वापस अटैक किया पूना पर। तो ये दोनों आपस में संघर्ष में लग गए या नहीं, तो पूना पर वास्तव में अटैक इन्होंने क्या बोल देंगे आपस में, ये दोनों के दोनों का संघर्ष हो गया। तो यहां पर फिर क्या होता है आपका, अब तो भैया जैसे ही पूना पर उन्होंने अटैक किया और पूना को अपने कब्जे में भी कर लिया, पूना किसके कंट्रोल में आ गया, तो आप कहेंगे पूना कंट्रोल में आ गया होलकर फैमिली के। अब तो क्या करे बाजीराव द्वितीय, उसने सोचा कि यार, अब अंग्रेजों ने ये चाल क्यों चली थी, उनको पता था कि होलकर ज्यादा मजबूत है इस समय पर और होलकर कोई अगर वॉर होता है तो इनको हरा देंगे और उसके बाद में ऐसी हमको एक वजह मिल जाएगी इस युद्ध में एंटर होने की। क्योंकि बाजीराव सेकंड से उनका अच्छा कॉरेस्पॉन्डेंस था, अच्छा पत्राचार था, संबंध अच्छे थे। ठीक है, क्योंकि राघोबा के अच्छे संबंध थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उनके बेटे के तो संबंध अच्छे होंगे ही। समझ रहे हैं, आप कहेंगे ये भी बड़ी आसानी से एकदम क्लियर पिक्चर है। उन्होंने क्या किया कि भाई एक काम करो, जो ये जो आपका पेशवा है इससे कहा कि भाई हम तुम्हारा साथ दे देंगे, ठीक है, अगर तुमको वापस पूना चाहिए, जिस पूना को होलकर कब्जे में कर चुके हैं, लेकिन तुमको क्या है कि भैया अब सहायक संधि अपनानी पड़ेगी। पहले जली तो बहुत चालाक था, उसके पास तो शर्त ही एक रहती थी, सहायक संधि अपना लो, एक रेजिडेंट रखो, हम तुमको सेना देंगे, उस सेना का खर्चा तुम दे देना। अब एकदम से बाजीराव सेकंड ने कहा कि मुझको बदला चाहिए। देखो हत्या इन्होंने कराई, अब वो कह रहा है कि मुझको बदला चाहिए, बदला मतलब मेरे पूना को उन्होंने कब्जे में कर लिया, वो मुझे वापस चाहिए। अंग्रेजों ने कहा भैया क्या दिक्कत है, तुम बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। बोला जो कुछ तुम मेरे लिए कर सकते हो वो करो, 60,000 की सेना दे दें तुमको, 60,000 की सेना से तो हरा दोगे उनको जाकर के। बोला क्यों नहीं, तो बोलो तो हम तुमको 60,000 की सेना देते। सहायक संधि स्वीकार है, जी भैया स्वीकार है। तो यहाँ पर इस बाजीराव द्वितीय ने क्या किया था आपका, क्या बोलेंगे, ये जो घटना है ये 1802 की, ठीक है, याद रख लेना। 1802 में 1802 में 1802 में अंग्रेजों के पास पहुंचा। क्यों पहुंचा अंग्रेजों के पास, समझ गए, पास पहुंचा, अंग्रेजों के पास पहुंचा और और सहायक संधि स्वीकार की। और सहायक संधि जो सब्सिडरी ट्रीटी थी उसको इसने स्वीकार कर लिया, सहायक संधि स्वीकार की।
क्लियर है भाई साहब? क्या बोलेंगे? इसको लिख देंगे बाजीराव बाजीराव वेंट टू नहीं, वेंट फॉर हेल्प बाय ब्रिटिशियर्स एंड accepted accepted the subsidiary treaty accepted the subsidiary treaty। इसको इन्होंने बोला कि भैया हमको स्वीकार है। अब यहाँ पर क्या हो गया फिर 1802 में 1802 में 1802 में ही अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अब हम तुम्हारा साथ देंगे, तुमको 60,000 की सेना देंगे, तुम कौन सा एरिया दोगे हमको? सहायक संधि के द्वारा तो अंग्रेज चालाक थे, क्षेत्र भी दे दो भैया थोड़ा बहुत, क्योंकि उनको पता था अगर 60,000 की सेना का तुम वेतन दे पाओगे क्या बाजीराव आदित्य? अभी उसने कहा ठीक है वेतन दे देंगे, तुम बताओ क्या करना। उन्होंने बोला बसीन का क्षेत्र भी हमको दे दो तुम, वहां से जो रेवेन्यू आएगा उसको ले लेंगे। ठीक है जी, बसीन की संधि हुई 1802 में, बसीन की संधि हुई। और बसीन में जो संधि हुई आपका, इसमें भविष्य में सूरत का वादा भी किया। सूरत का वादा कि भैया सूरत देंगे, जैसा मतलब इसके पिता ने वादा किया था वही वादे हैं। द ट्रीटी ऑफ द ट्रीटी ऑफ बसीन वाज साइंड, ये तो नहीं लिख लो ना, वाज साइंड, ये तो आपको पता ही है, 1802। तो भैया कौन कौन इनके विद्रोही हैं पूना के इस समय पर देखिए जरा। तो सबसे बड़ा विद्रोही तो इस समय होलकर है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर तो चाल चली कि भाई इस समय ये जो सब लोग अलग अलग शक्ति बने हुए हैं, क्योंकि बाकी सबको भी लग रहा था, ग्वालियर को भी, बड़ौदा को भी, कि भाई पूना के जो ये पेशवा हैं ये भविष्य में हमारे ऊपर भी हमला कर देंगे। ठीक है, तो वो भविष्य में हमारे ऊपर हमला ना कर दे, तो ये सब लोग अलग अलग अपनी नीति का पालन कर रहे थे। तो इन सब ने क्या देखा कि हम लोग जो हैं अलग अलग रह करके स्वतंत्र रूप से शासन करते रहेंगे। लेकिन अंग्रेजों की नज़र क्या है कि ये जो अलग अलग हैं, जैसे आपने बचपन में भी एक कहानी सुनी थी कि लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए परिवारों में एकता का संदेश दिया गया ना कि आपको अपने परिवार की एकता बनना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है। और अंग्रेजों ने क्या किया, इनको सेपरेट करने के पीछे भी अंग्रेज शक्तियाँ रहीं। और फिर क्योंकि उनको तो यही था फूट डालो और राज करो, और अंग्रेजों ने क्या है इन सब के खिलाफ युद्ध कर दिए। यानी कि जो सेपरेट पावर्स हैं इन सब के खिलाफ अंग्रेजों ने युद्ध किए, जिसमें से प्रमुख क्या है? प्रमुख है पहले सिंधिया फैमिली। आप छोटा सा एक नोट बनाना, उसी से समझ जाओगे। सिंधिया सिंधिया और अंग्रेजों के बीच, मतलब ये सब वॉर के बाद की स्थिति है। अंग्रेजों के बीच जो संधि साइन हुई थी वॉर के बाद में, उस संधि का नाम है आपका सुरजी अर्जुन गांव की संधि। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और इससे पहले एक संधि और हो गई थी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। और ये सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी आपका 1803 में। इस समय पर जो सिंधिया परिवार में राजा थे, इस समय पर राजा थे आपका सिंधियाओं के, उनका नाम था आपका दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया। जब हम लक्ष्मी राय उनको पढ़ेंगे ना, लक्ष्मीबाई जी को, रानी लक्ष्मीबाई, तो उनको क्या किस परिवार पर आरोप लगते हैं, उन आरोपों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे तब। ठीक है, तो एक तो सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में, यानी कि बिटवीन सिंधिया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, द ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव की, सुरजी अर्जुन की कहानी, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। कभी कभी कुछ शब्द लिख जाते होंगे दोस्त ऐसे, तो पैटर्न में नहीं रहते होंगे, इसलिए माफ। ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव, ट्रीटी ऑफ सुरजी, महाराष्ट्र में उस समय अंजन गांव एक जगह थी, वहां पर ये हुई थी सुरजी। दूसरा इनके अपोनेंट कौन थे? भोसले परिवार। तो भोसले और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई, भोसले और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई, जो इस संधि से 13 दिन पहले वो हुई, यानी कि भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई 17 दिसंबर को, और इनके बीच में हुई थी आपका 30 दिसंबर 1803 को। तो भोसले और अंग्रेजों के बीच में भी एक संधि हुई जिसको बोलते देवगांव की ट्रीटी। देवगांव की, रघु जी भोसले थे जो इस भोसले परिवार का या इस वंश का नेतृत्व कर रहे थे। तीसरी स्थिति इनके साथ में बनी किसके लिए? होलकरों के लिए।